हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने स्टडी मास्टर पर। और यहाँ पर देखिए, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर मुझे एग्जाम पास करना है। तो मैंने कहा भी ठीक है, हो जाएगा। कहता सर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा भी एग्जाम पास करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी एग्जाम है आपका उसका सिलेबस उठाओ और जो चीजें सिलेबस में दी हुई उनको पढ़ो, याद करो, बस। और क्या है? कहता सर पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो मैंने कहा भी बिना पढ़ाई के एग्जाम पास कैसे होगा? कहता सर कोई ऐसी बता दो कि मेरे पास वैसे एग्जाम पास हो जाए। तो मैंने कहा एक ही ट्रिक है कि पढ़ाई करो और बार बार रिवीजन करो। ये एक ही तरीका है एग्जाम पास करने का। किसी ने भी अगर एग्जाम पास किया है तो वो इसी तरह से किया है, पढ़ाई की, रिवीजन की। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हम लोग रिवीजन में हेल्प कर दें आपकी, पढ़ाई करने में हेल्प कर दें आपकी, टेस्ट सीरीज में हेल्प कर दें आपकी, ये जरूर हो सकता है। लेकिन आप बिना पढ़े एग्जाम पास करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है सर, कोशिश करेंगे, बट इस बार हो नहीं पा रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो पा रही? कहते सर काफी टाइम हो गया पढ़ाई छोड़ी हुई। तो मैंने कहा फिर कहा किसने है पढ़ाई करने के लिए? तो कहता सर कि कोई जॉब नहीं है तो अभी पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा तो फिर स्टार्ट करो तैयारी। तो खुद अगर आपका मन नहीं कह रहा ना पढ़ने के लिए, तो कोई दूसरा आपको फोर्स कर नहीं सकता। मतलब मेरे कहने के तात्पर्य यही है कि उस बच्चे को मैं फोर्स कैसे करूं जब उसका मन नहीं है। वो कहता है कि मुझे पेपर पास करना है लेकिन मेरा पढ़ाई का मन नहीं है। तो अगर आपको पेपर पास करना है तो जो भी पेपर आप पास करना चाहते हैं वो देखो कि वो पेपर पास करने के बाद आपको मिलेगा क्या क्या। कुछ बच्चे तो भाई इस वजह से पढ़ रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है। लड़के जो हैं उनकी शादी नहीं हो रही है कि पेपर पास नहीं होगा, शादी नहीं होगी तो लड़की नहीं मिलेगी। और कुछ लड़कियां इसलिए पढ़ रही हैं कि अपनी मर्जी के लड़के से शादी करनी है, इसलिए वो पढ़ाई कर रही है। तो हर एक का अपना अपना टारगेट है। कुछ लोगों को माँ बाप का सपना पूरा करना है, कुछ को अपने सपने पूरे करने हैं, किसी को पावर का शौक है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ वैसे ही सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हर किसी का अपना अपना टारगेट है। आपका क्या टारगेट है उसके हिसाब से उतनी मेहनत जरूर करो जितना बड़ा आप टारगेट लेके चले हुए। अगर टारगेट नहीं है आपके पास तो फिर पढ़ाई करनी व्यर्थ है। तो पढ़ा टारगेट जरूर एक बना लीजिए। यहाँ पर भी तो टारगेट है और लक्ष्य को प्राप्ति है। यहाँ पर टारगेट्स है, यहाँ पर अचीवमेंट्स है। अगर टारगेट नहीं होगा तो अचीवमेंट पे यहाँ पर क्या लिखोगे? ठीक है, तो 6 पंचवर्षीय योजना पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। आज हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 1985 से 90, 5 साल हो गए पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? तो भाई आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया, जो कि पिछली योजना के अंदर भी दिया गया था। आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दिया गया, पिछली योजना में भी दिया गया था। सामाजिक न्याय की तरफ भी ध्यान दिया गया, तो ये भी पिछली योजना में भी दिया गया था। तो मतलब जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वही सारे टारगेट उठा के आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में लेके आए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 वर्षीय प्लान है। पिछली योजना में 15 वर्षीय प्लान था, तो कुछ साल तो वो चलने थे, तो इसलिए वही सारे जो है यहाँ पर टारगेट्स रखे गए थे। 5% टारगेट था, अचीवमेंट 6% की हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल। इंदिरा आवास योजना इसी समय पे लागू की गई थी, आगे मैं ईयर बताऊंगा आपको। जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। अब जो पीछे रोजगार की कुछ योजनाएं लागू की थी, कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे, अब उस प्रोग्राम्स में यहाँ पर ये योजनाएं लेकर आने लग गए कि लोगों को उस प्रोग्राम के तहत, इस योजना के तहत कार्य मिल जाए। मतलब एक बड़ा प्रोग्राम हो गया, उस प्रोग्राम के तहत 2 योजनाएं लागू होगी जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाए। तो ये सारी चीजें आत्मनिर्भरता की तरफ हमें लेके जाएंगी। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन, अब इनको पता लग गया कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चल रही है, आधुनिकीकरण की तरफ हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो भाई ऊर्जा संरक्षण, अब एनर्जी कंजर्व भी करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हम लोग। और गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा गैर परंपरागत के और भी स्रोत हैं, तो वो भूतापीय ऊर्जा, तो उन ऊर्जाओं की तरफ ध्यान देने के लिए बल दिया गया। नोट क्या है? 1 अप्रैल 1990 और 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। अब ये 2 वार्षिक योजनाएं, अब ये क्या है, अच्छी भली चल रही थी, इसकी अचीवमेंट भी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद क्या हो गया भाई, हमारे ऊपर आ गया आर्थिक संकट। हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ गया। अब लोन लेने के लिए, अब ऋण लेने के लिए वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी। उन कंडीशंस को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें चेंज करने पड़े, नई आर्थिक नीति लानी पड़ी।
तो 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई जो कि एलपीजी। अब एलपीजी पता होगा आपको, एलपीजी क्या होता है, जो घरों में यूज होती है वो एलपीजी नहीं, ये एलपीजी इकोनॉमी से संबंधित है। क्या होता है एलपीजी? लिबरलाइजेशन, इसको बोलते हैं उदारीकरण, कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करो भाई, उदार होनी चाहिए इकोनॉमी आपकी। दूसरी प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, कि इसमें अब इकोनॉमी के अंदर निजीकरण, निजी प्लेयर्स का भी पूरा हाथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था? ग्लोबलाइजेशन, अब आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर, वैश्वीकरण के ऊपर लेकर जाओगे, मतलब आपकी जो, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, वैश्वीकरण मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप भारत में प्रोडक्ट बनेगा तो वो बाहर बिकेगा, अगर बाहर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो भारत में आकर भी बिक सकता है, तो वैश्वीकरण। हालांकि उस समय पे हम अभी तो आत्मनिर्भर आधुनिकीकरण की तरफ आ रहे थे, तो हमारे प्रोडक्ट बाहर नहीं बिके, लेकिन बाहर के प्रोडक्ट हमारे पास जरूर आए। वर्ल्ड बैंक में ज्यादा हिस्सा जो है यूएसए का था, तो यूएसए ने अपने हिसाब से हमारी पॉलिसी को चेंज करवा दिया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो जो है भारत में उसने काफी जो है इन्वेस्टमेंट की। हालांकि इससे काफी कुछ चेंज भी हुआ और फायदे भी हुए और हमें वर्ल्ड बैंक से ऋण मिल गया। तो इस वजह से हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 7वीं के बाद 2 साल का गैप आ गया, तो 2 वार्षिक यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, सॉरी, 2 यहाँ पर वार्षिक योजनाएं चलाई गई पंचवर्षीय योजना को बंद करके। तो याद रहेगा कि ऐसा क्यों किया गया, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, चलो आगे चलते हैं फिर बताऊंगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं। उसके बाद 69 से 74 और 74 से 79 या फिर 80 मान लीजिए, और यहाँ पर 80 से फिर 85 और 85 से 90, एक बार साथ साथ 85 से 90, और फिर उसके बाद 2 वार्षिक योजनाएं बीच में, 80 से 85 और 85 से 90। मैं ये क्यों याद करवा रहा हूं? ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं पिछला आपने रिवाइज किया या नहीं किया, लेकिन आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आपको इतना फायदा होना चाहिए कि आप एक बार लेक्चर देख रहे हैं तो दूसरे बच्चे को रिकमेंड जरूर करेंगे। तो यही हमें यहाँ से बेनिफिट होगा कि आपको जो है अच्छे से हम जो यहाँ पर आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि 90 तक 2 वर्ष के बीच में वार्षिक योजनाएं जैसे ये थी, तो फिर यहाँ से 91 और 92 2 वार्षिक योजनाएं, ये मैंने इस तरह से कर दी है। अब 92 से 97, 97 से 2002 फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना। मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, मतलब सभी लोगों को रोजगार देना, और जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना। पहले क्या था, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया था, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी एकदम से, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करने के बारे में यहाँ से थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया गया। टारगेट क्या थे? 5.6%, अचीवमेंट 6.8%। ऐसा क्यों? एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण से जॉब्स ही जॉब्स हो गई, लोग बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, यहाँ का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो। और उदारीकरण मतलब बहुत ज्यादा नॉर्म्स वो जरा हार्ड नहीं रखे गए, रूल सबके लिए थोड़े से नॉर्मल कर दिए गए। तो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन, इनको भी जो है साक्षरता की तरफ लेके जाना, और इनको प्राथमिक शिक्षा सभी को देने के लिए बात कही गई थी। नियंत्रण पेयजल और स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण, मतलब सभी के लिए। यहाँ पर ये जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण यहाँ पे था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण, मतलब सभी को पीने के लिए पानी, यहाँ पर स्वच्छ पेयजल नहीं है, ओनली पेयजल है, ध्यान रखना इस बात का। आगे आपको स्वच्छ पेयजल भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पर, यहाँ पर ओनली पेयजल है, ओके। और स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण की मतलब सबके पास अच्छी सेहत हो। आगे आएगी अच्छी और अफोर्डेबल सेहत, मतलब आपको सस्ते में सारी सुविधाएं मिले। तो आगे आगे जैसे जैसे ये
प्लानिंग कमीशन बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे 5 ईयर प्लान्स बढ़ते जा रहे थे, हमारी जो है इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी और भारत जो है विकास की तरफ बढ़ रहा था। तभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत की। समझ आ रहा है ना चीजों को, सारी चीजें। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक सामाजिक न्याय एवं समता के आर्थिक के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। टारगेट बना रख लिया इन्होंने 6.5% का, लेकिन अचीव नहीं हुआ, हो पाया 5.4% पर ही यहाँ पर ये रह गए। फैक्ट देख लो, इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राजकोषीय समेकन की नीति लागू करना, और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने में कमी आई तथा निर्देशात्मक प्लानिंग की शुरुआत हुई। मतलब इसमें क्या हुआ, सिर्फ निर्देश देने शुरू कर दिए, या आप ये कर लीजिए, आपकी जो है इस तरह से प्लानिंग। अब क्या होता था, पहले तो प्रोग्रेसिव प्लानिंग होती थी, यहां से आदेशात्मक की आदेश आता था। अब आदेश आदेश मानना पड़ता है, लेकिन निर्देश क्या होता है, निर्देश मतलब आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। इंडिकेटिव प्लानिंग, आदेश मानना जरूरी है, निर्देश मानो या ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारे कुछ मतलब कि ये जो लागू किए गए थे 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बारे में इसके अंदर लागू की गई थी, और उसमें क्या है, निर्देश दिए गए थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें निर्देश होते हैं, अगर किसी भी सरकारी काम के लिए निर्देश दे दिया जाए तो वो लटक जाता है, लेकिन अगर आदेश हो जाए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो जाए, आदेश हो जाए, तो वो काम टाइम पे हो जाता है। समझ आया आपको इंडिकेटिव प्लानिंग, निर्देशात्मक योजना, और ये योजना के टारगेट अचीव ना करने के पीछे का कारण। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया होगा। उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। समझ आया? अब देखिए इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। क्यों भाई? एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुके थे, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हो चुकी थी, तो भाई इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी योजना, सबसे ज्यादा व्यापक यही थी। 10वीं योजना की कूटनीति 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी। कौन कौन से तत्व थे देख लीजिए। पहला, विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखने होते, पर इन्हीं पर आगे का विकास करना, मतलब जो अचीवमेंट्स, जो टारगेट अचीव कर लिए, उनको डाउन नहीं जाने देना है, उन्हीं पर आगे विकास करना है, उन्हीं टारगेट्स पर। विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। मतलब एक ए था और एक बी काम था, जो पुरानी प्लानिंग्स में एक काम हो गया था, बी काम नहीं हुआ था, तो ये जितना काम हो गया उसको उतना होने दिया, और उसको कंटिन्यू उतना ही काम होने देना, रखना है। बी जो काम नहीं हुआ, इस काम को करने के लिए जो है नई नई योजनाएं, और इसको प्राथमिकता के आधार पर रखा गया। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आया। मतलब जो पिछले 9 योजनाओं में आज तक हम नहीं कर पाए थे, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम करने के लिए तैयार थे, और करने की कोशिश भी की गई। समझ आया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक समृद्धि दर 7.6% थी, यद्यपि यह योजना अपने लक्ष्य 8% से कम रही। अब लक्ष्य कितना बड़ा देखो यहाँ पर, यह इस समय तक की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। मतलब यहां तक जो है मैक्सिमम वृद्धि दर, मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहीं पर थी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने टारगेट क्या 8% का लिया, और 7.6% यहाँ पर अचीव कर लिया। पहले क्या था 2.3, 5.6। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? एक, अगर आप लोग पहले आपके कम मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। भाई प्रैक्टिस करने से योजनाओं में लाभ होता गया, और योजनाएं आगे जो अपने टारगेट्स बड़े करती गई, और उनको जो है अचीवमेंट्स भी होती गई। तो प्रैक्टिस करने से अचीवमेंट्स हो जाएंगी। दूसरा, अपना टारगेट बड़ा रखो। अब टारगेट 8% का था, 7.6% अचीवमेंट हो गई। मतलब इतनी अचीवमेंट पीछे किसी योजना में नहीं है। अपना टारगेट बड़ा रखो, छोटी नौकरी तो झट से मिल जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, और आपको समझाने का मतलब भी यही है। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसमें कुछ चेंज हुए जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, जो पॉइंट यहाँ पर नहीं दिए हुए वो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए,
अब यहां पर 2002 आ चुका है, तो पहले MRTP एक्ट था, 1969 में लागू हुआ था, आपको पता है, पीछे योजना में बता के आया हूं अभी मैं। अब इस MRTP एक्ट के तहत भी एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार था। अब LPG आ गया। अब LPG आने के साथ इस एक्ट का तो भी वजूद ही खत्म हो गया। पहले क्या बैंक वर्ल्ड बैंक को नहीं पता था कि इनके पास कोई ऐसा एक्ट भी है, MRTP एक्ट भी है इनके पास। जब उनको पता चला कि ये MRTP एक्ट है, तो उन्होंने 2002 में क्या कह दिया, इस MRTP एक्ट को हटाओ। और वो ना भी कहते, हम वैसे भी इसको हटा रहे थे, क्यों? क्योंकि अब हम जो है मॉडर्न हो चुके थे, अब कंपटीशन का जमाना था। तो कौन सा एक्ट लाया गया यहाँ पर? कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002। इसने किसको रिप्लेस किया? इसने MRTP एक्ट 1969, जिसका मतलब क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मतलब यहाँ पर सिर्फ मोनोपोली थी, यहाँ पर कंपटीशन है, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ये एक्ट, जिसमें क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, लाया गया। अब क्या था, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, बाजार में दो प्रोडक्ट हैं, आपस में उनका कंपटीशन होना चाहिए, तभी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर कंपटीशन नहीं है, मान लो आप ओनली एंड ओनली हैं, तो फिर उसके बाद आपको जो है क्वालिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? कोई भी नहीं प्रोवाइड करवाएगा। अगर एक साथ के जो, जैसे कि मैगी एंड yippee नूडल्स, दो नूडल्स हैं, अगर ओनली मैगी होती तो वो कुछ भी आपको खिला सकती थी, जैसे कि आपने पीछे सुना होगा न्यूज में कि उन्होंने क्या कुछ गड़बड़ की। लेकिन जब मार्केट में yippee नूडल्स आ गई, तो मैगी ने अपना जो क्या है सुधार करना शुरू कर दिया, और फिर से इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी देंगे, क्वालिटी देंगे तो मार्केट में ठहर पाएंगे, अदरवाइज आप मार्केट में ठहर नहीं पाएंगे। तो क्वालिटी, ये कंपटीशन एक्ट 2002 यही कहता है, ठीक है। और ये हर जगह लागू है, कंपटीशन है, अगर आप कंपटीशन में हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप कंपटीशन पास भी करेंगे, एग्जाम भी आपका पास हो जाएगा, आप जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, वो सारा अचीव भी हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी सिर्फ आपको इकोनॉमी नहीं सिखा रही है, आपको लाइफ में जीना भी सिखा रही है। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और MRTP एक्ट को कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस क्यों किया गया? LPG पॉलिसी के तहत, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, जो कि 1991 में 1991 में लाई गई थी। समझ आई चीजें? आई होप आपको समझ आ रही होंगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तो समझ आएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख ध्येय तीव्रतर आर्थिक विकास, तीव्रतर आर्थिक विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये जो था, के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सके। अब सबको लाभ, सबको साथ लेके चलने का टाइम आ चुका था। 7 और 12 मतलब प्रेजेंट, आप सबका जन्म हो चुका है यहाँ पर, मतलब काफी का जन्म पहले हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट बोला हूँ। तो आपका तो 90 के बाद जन्म स्टार्ट हो गया सभी का, जो ये लेक्चर्स देख रहे होंगे। आई होप कोई होगा जो 80-85 वाला होगा यहाँ पर, बाकी यहाँ बाद के ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% की थी। तो भाई इससे पहले 7.6% अचीवमेंट थी, यहाँ पर 8%, 8% अचीवमेंट है, क्योंकि सबको साथ लेके चलने की बात आ गई थी। और आर्थिक विकास क्या था, तेज हो गया था। यहाँ पर इंडस्ट्री आ गई थी, लोगों को रोजगार, कंप्यूटर आ गया था, तो यहाँ पर इंटरनेट आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई होंगी। अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपके जो है इस समय आप स्कूल में पढ़ रहे थे, ये उस समय की बातें हैं। उसके बाद लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देख लीजिए 2012 से 17 तक, तीव्र, तेज, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था, तो भाई ये पूछ लिया जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो कि 11वीं योजना के बाद, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या संकट आया था। अंतिम वर्षों में यूरोजोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। अब देखिए यूरोप के अंदर क्या था, अब जिस तरह से हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो यूरोप की इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही थी।
अब यूरोप में जो बैंक थे ना, बड़े-बड़े बैंक, इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप लोन ले लो, सस्ता कर दिया लोन, ऋण देना स्टार्ट कर दिया। अब सस्ता हो गया, लोगों ने क्या किया, लोन से ऋण लिया, बैंक से ऋण लिया, तो बैंक से ऋण लेने के बाद क्या किया, कार खरीद ली भाई। कार क्या गैराज में खड़ी है, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली। मतलब किसी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि मतलब कि कुछ इकोनॉमी में एक्स्ट्रा ऐड किया हो। उन्होंने इकोनॉमी में डिमांड ही जनरेट की थी, सप्लाई नहीं की। यहाँ पर कार आ गई, अब किसी ने घर खरीद लिया, अब कार से कोई कमाई नहीं है, इसमें तो हालांकि पेट्रोल डालना पड़ता है। घर है, घर में रह सकते हो, कोई कमाई तो नहीं है। तो भाई कमाई नहीं है तो बैंकों को ऋण वापस कैसे आएगा, तो ये आर्थिक संकट आ गया था यूरोजोन में, ऋण संकट। ठीक है, तो उसके कारण भारत के ऊपर भी वित्तीय संकट का असर क्यों पड़ा। भाई देखो, अब वहां पर यूरोप के पास बहुत सारा पैसा है, तो भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो यूरोप मंगवाएगा, भारत एक्सपोर्ट करेगा, यूरोप इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करेगा तो हमें वहां से पैसा मिलेगा यूएस डॉलर्स में। हमारे पास पैसा होगा, ये पैसे से रोजगार जो कर रहे हैं लोग, जो काम कर रहे हैं, उनको जो है सैलरीज पे की जाएंगी और अच्छी टेक्निक लाई जाएगी। लेकिन अगर ये यूरोप वाले कुछ सामान खरीद ही रहे हैं, भारत के पास पहले पैसे की कमी है, तो ये प्रोडक्ट बना बना के किनको बेचें। और भारत में प्रोडक्ट जो है उतना महंगा नहीं बिकेगा जितना यूरोप में बिक रहा था, तो प्रोडक्ट को सस्ता करके भारत में बेचना पड़ा। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के 25 मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। तो 25 जो है मेन टारगेट्स थे, सारे नहीं करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर कुछ एक करेंगे। पहला आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर में समृद्धि, तो ग्रोथ रेट 8% इन्होंने कहा था कि होनी चाहिए। 4% की जो है दर कृषि समृद्धि होनी चाहिए, कि 4% से कृषि में जो है एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ होनी चाहिए। 10% की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानत उच्चतर औसत समृद्धि, मतलब हर एक राज्य में जितनी 11वीं योजना में जो भी उन्होंने टारगेट अचीव किए थे, उससे ज्यादा यहाँ पर जो है अचीवमेंट करनी है। और यहाँ पर कुछ एक नोट है, तो ये कुछ दिए गए थे, मेन में मैंने करवा दी, टोटल 25 थे, तो ये 4 जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लीजिए। पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित थे। राष्ट्रीय आय, ठीक है, जो लक्ष्य थे, टारगेट थे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। चौथी के बाद क्या हो गया, चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी के बाद सभी योजनाओं में वह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। तो उसके बाद सभी जो योजनाएं, उसमें जो टारगेट थे वो जीडीपी की अचीवमेंट की थी। ठीक है, अब प्लानिंग आयोग जो है, योजना आयोग खत्म हो गया, प्लानिंग कमीशन यहाँ पे खत्म हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है लॉन्च हो गया। तो इसने किसको रिप्लेस कर दिया, योजना आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। नीति आयोग या नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए इसमें आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, भाई हिंदी में ये देख लो काफी खतरनाक है, राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, ठीक, नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। ये वही चीजें बता रहा है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है। मतलब इसकी कोई भी सलाह जो है बाइंडिंग नहीं है, उसको मानना जरूरी नहीं है, अवश्य नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि जो नीति आयोग ने बोल दिया वो मानना जरूरी है। इसकी जो थिंक टैंक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सलाह देता है, सलाह देना इसका कार्य है। थिंक टैंक मतलब सोच समझ कर ये सलाह देता है, कुछ रिसर्च करके ये सलाह देता है भारत सरकार को, और इसके साथ साथ राज्य सरकारों को भी सलाह देता है। नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। भाई इसके अंदर ज्यादा लोगों का इंक्लूजन है। क्यों, क्योंकि भाई योजना आयोग में सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हाथ में कंट्रोल था, लेकिन नीति आयोग में आप देख लीजिए, नीति आयोग की संरचना पढ़िए, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कमेंट करनी है, आप लोग मुझे बताएंगे। तो नीति आयोग की संरचना क्या है, कि नीति आयोग में कौन कौन होता है। तो नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री है। भारत सरकार जो नीति आयोग के अध्यक्ष है कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट में बताइए मुझे। उपाध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री रैंक का एक आदमी जो है
उपाध्यक्ष होता है वो कोई भी हो सकता है, और जब वो उपाध्यक्ष बन जाएगा तो उसको कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिल जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं सीईओ, तो सी जो है नीति आयोग का सीईओ कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। इसके बाद 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पहला राज्य मंत्री स्तर का दर्जा होता है उसके पास, दूसरा राज्य मंत्री स्तर का दर्जा उसके पास भी, और तीसरा जो है कोई भी एक आम आदमी हो सकता है, कहीं से भी उसको लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जो है पॉलिटिकल कनेक्शन के लोग ही यहाँ पर होते हैं। आम आदमी यहाँ पर, आम आदमी को कौन जाने देगा नीति आयोग में भाई, आप और मैं बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के नीति आयोग में कैसे जा सकते हो, तो वो आप समझते हैं। लेकिन इसमें जो है राज्यों का भी कंसिडरेशन होने लग गई थी, तो इस वजह से ये जो लाइन लिखी हुई है ना, नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपके एग्जाम में कम समय है तो शॉर्ट नोट्स चाहिए, या फिर इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 to 12 आपने नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी जिस्ट तैयार की गई है हमारे द्वारा, मतलब इसकी जिस्ट बनाई गई है। 6वीं से 12वीं एनसीईआरटीज के बीच में इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सभी को एनसीईआरटीज में इनकलकेट करके 5 एनसीईआरटीज बनाई गई हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस। तो अगर आप एनसीईआरटीज की जिस्ट लेना चाहते हैं जो कि बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, ये हमारे फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान वाला खत्म हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम गरीबी से स्टार्ट करेंगे, और गरीबी से हम देश को अमीरी की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, और कोई समस्या, इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। लेक्चर्स को इंग्लिश में देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर जाके क्लिक करके आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आई थिंक आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका परिवार स्वस्थ होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।